रमानाथ साहब पुलिस के डर से घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। वही रमानाथ आज किसके पैर के अंदर है? पुलिस के पैर के अंदर है। पुलिस को छोड़ के नहीं जा नहीं रहा। वह रमानाथ जो पुलिस के भय से बाहर ना निकलता था, जो देवी दिन के घर में चोरों की तरफ पड़ा, जिंदगी के पूरे दिन पूरे कर रहा था। आज जो महीनों से राजसी भोगविलास में डूबा हुआ है, राजसी भोगविलास यानी राज के भोगविलास के अंदर डूबा हुआ है, पुलिस के पैरे के अंदर, ये पुलिस को छोड़ के बाहर नहीं आ रहा। पहले जिस बंदे को पुलिस से डर रहा था, आज वही बंदा पुलिस को छोड़ के जा ही नहीं रहा है भोगविलास, और पुलिस उसकी अच्छी तरह से सेवा सागरी कर रही है। रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चौकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, आने जाने के लिए गाड़ी भी है, सेवा चाकरी के लिए नौकर भी है, भोजन पकाने के लिए काश्मीरी बावर्ची, बावर्ची रसोई को कहते हैं। बावर्ची, बावर्ची किसको कहते हैं? और वो रसोईया कहाँ का है? कश्मीर का है। रसोईया कहाँ का है? कश्मीर का, भोजन पकाने के लिए काश्मीरी, कश्मीर का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का रहने वाला। रमानाथ के रसोईया था बावर्ची वो कहते हैं, रसोईया रसोईया था कश्मीर। बड़े बड़े अफसर उसका मुंह काना करते हैं, इंतजार करते रहते हैं। उसके मुंह से बात निकली नहीं कि पूरी हुई। कितने दिनों में उसके मिजाज में इतनी नफासत आ गई, नफासत, स्वच्छता, मानो वो खानदानी रईस हो। ऐसे लग रहा है कि रमानाथ खानदानी क्या हो? रईस। खानदानी तो कर्ज के गुलाम थे, कर्ज के गाने छोड़ के भागा सब। विलास ने उसकी विवेक बुद्धि को संमोहित सा कर दिया। उसे कभी उसका ख्याल भी नहीं आता था, ख्याल जानकारी भी नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाह वो खून हो रहा है, बिना गुनाह इसका कोई गुनाह नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों का खून हो रहा है। क्यों ऐसे लोगों का खून क्यों हो रहा है? कारण क्या? क्योंकि रमानाथ कोर्ट के अंदर गवाही देने के लिए तैयार था। पुलिस वाले उसको अपनी गिरफ्त के अंदर रखने का कारण क्या है? कि रमानाथ कोर्ट में गवाही देगा, झूठी गवाही। कैसे गवाही देगा? झूठी गवाही। इसलिए रमानाथ को एक रईस की तरह पुलिस नौकर चाकर रख के चाकरी कर रही है, उसकी सेवा में दिन रात लगी रहती है, सेवा कर रही है। कौन कर रही है? पुलिस। क्योंकि रमानाथ सरकारी गवाह बन के लोगों के विरुद्ध झूठी गवाही देगा। उसका मन एक बार भी नहीं पसीजता। जालपा कहती है झूठी गवाही देगा तो फांसी भी हो जाएगी, डकैती का मामला है, लेकिन रमानाथ का दिल एक बार भी पसीजता नहीं है। और नौकर चाकर सेवा चाकरी देखकर उसको ऐसा लग रहा है कि सब उसके लिए ये वो खानदानी रईस है। रात को अधिकारियों के साथ सिनेमा या थिएटर देखने जाता है। शाम को मोटरों की सैर होती है, मनोरंजन के नित्य नए सामान होते रहते हैं। जिस दिन अभियुक्तों को मजिस्ट्रेट ने सेशन के सुपुर्द किया, सबसे ज्यादा खुशी उसी को हुई। उसे अपना सौभाग्य सूर्योदय हुआ मालूम होता था। यानी सूर्य सौभाग्य का, सूर्य भाग्य का, सूर्य खुलने वाला है, ऐसा उसको मालूम हो रहा है जब उसको अपराधियों ने सजा दे दी। पुलिस को मालूम था कि सेशन जज के इजलास में ये बाहर न होगी। संयोग से जज हिंदुस्तानी थी और निष्पक्षता के लिए बदनाम पुलिस हो या चोर उनकी निगाहों में बराबर है। वो किसी के साथ रूरियत न करते थे, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। जज थे सजा देने वाले। इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वारदातें हुई थी, जहां पर घटनाक्रम हुए थे। उन स्थानों को घुमाने के लिए लेकर गई थी वापस। एक जमींदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा। दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर पानी की सैर करते। ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है। इस भोगविलास में रमा को अगर कोई अभिलाषा थी तो वो कि जालपा भी यहाँ होती। भोगविलास ऐसा आराम कर रहा है, महोत्सव कर रहा है, और एक ही बात की उसकी कमी है कि जालपा भी यहाँ पर होती, उसकी नायिका। जब तक वो प्राचित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रियां मानो मूर्छित हो रही थी। इस शीतल झोंके ने उन्हें फिर सचेत कर दिया। वो इस कल्पना में मग्न था कि मुकदमा खत्म होते ही उसे रसीद जगह मिल जाएगी। पुलिस ने उसको झांसा दिया था, लालचा दी थी, एक प्रकार का दिखाया था कि ये मुकदमा समाप्त होने के बाद तेरे को सरकारी नौकरी लगा दी जाएगी। इसी लालच के अंदर रमानाथ झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। निर्दोष लोगों को जेल में डालने का दोष भी उसके ऊपर लगेगा। जब वह जाकर जालपा को मना लावेगा, आनंद से जीवन सुख भोगेगा,
वह नए प्रकार का जीवन होगा, उसकी मर्यादा कुछ और होगी, सिद्धांत कुछ और होगी, उसमें कठोर संयम होगा, पक्का नियंत्रण। अब उसके जीवन का कुछ उद्देश्य होगा, कुछ आदर्श होगा, केवल खाना सोना रुपए के लिए आया करना है, जीवन का व्यापार न होगा। इसी मुक्ति के साथ मार्गहीन जीवन का अंत हो जाएगा। जिस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मार्ग नहीं है, उस जीवन का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। दुर्बल इच्छा ने उसे एक दिन दिखाया था और अब एक नए और संस्कृत जीवन का स्वरूप दिखा रही थी। सराबे की तरह से मनुष्य भी रोज संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंत क्या होता है? नए नए प्रलोभन सामने आते रहते हैं और संकल्प की अवधि भी बढ़ती चली जाती है, नए प्रभात का अवधि कभी नहीं होता। एक महीना देहात की सैर के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। देहात ग्रामीण इलाकों में घूमने के बाद अपने सहयोगियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? वापस बंगले के अंदर जा रहा है। किसी को पता ही नहीं, कोई आज आया, कोई कल आया, कोई परसों आया, कहानी तो रेगुलर आता है, उसी को पता नहीं। रेगुलर कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। तो आवे तो मत नहीं चला रहे। सही रोड को कुछ पता नहीं। रास्ता देवी दिन के घर के सामने से था। कुछ दूरी से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। रमानाथ कहाँ पे रहता था? देवी दिन के घर पे ऊपर रहता था। और वही जालपा उस देवी दिन के घर पे रमानाथ को ढूंढने के लिए चली गई है। कौन चली गई है? जालपा। किस प्रकार उसने पता लगाया भाई? जालपा ने देवी दिन के घर का पता किस प्रकार लगाया था? प्रजा मित्र समाचार पत्र के अंदर उसने क्या छपवाया था? शतरंज का नक्शा। और शतरंज के नक्शे के माध्यम से वो कहाँ पहुंच गई है? किसके घर? देवी देव के घर पे। साथ में कौन है? गोपीनाथ या गोपी। और वही रमा पुलिस के साथ गाड़ी में सड़क से जा रहा है और बीच में किसका घर आता है? देवी देव का घर। किसका घर आ रहा है? और यहाँ पर जहाँ उसके घर की खिड़की थी वहां पर अभी जालपा बैठी है उसको देखने के लिए। इसके घर पे आ गई जालपा, देवी देव के घर पे। एक महीना देहात की सैर करने के बाद रमा पुलिस के सहयोगियों के साथ अपने बंगले पर जा रहा था। रास्ता देवी देव के घर के सामने से था। कुछ ही दूर से उसे अपना कमरा दिखाई दिया। अनायास का मतलब अपने आप, सहसा अचानक ये उसकी निगाह ऊपर उठी। खिड़की के सामने कोई खड़ा था। जहाँ पर कमरे में देवी देव के घर पे रहता था, उस खिड़की के सामने कोई खड़ा था। इस वक्त देवी देव वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा, ये तो कोई औरत है, ये तो कोई क्या है? मगर औरत कहाँ से आई? क्योंकि देवी देव की जो पत्नी थी वो तो क्या थी? बुढ़िया थी। क्या देवी देव ने वो कमरा किराए पर तो नहीं उठा दिया? ऐसा तो उसने कभी नहीं किया। उसके एक बार तो मन में अंदर नीचे हो रहा है कि कमरा किराए पर तो नहीं दे दिया गया। मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चेहरा साफ नजर आने लगा। गाड़ी नजदीक आ गई, उस महिला का चेहरा साफ नजर आने लगा। रमा चौंक पड़ा, आश्चर्यचकित हो गया। ये तो जालपा है, बेशक जालपा। आश्चर्यचकित चौंकने का कारण क्या? वो महिला कौन थी? जालपा, उसकी पत्नी। मगर नहीं, जालपा यहाँ कैसे आएगी? मेरा पता ठिकाना उसे कहाँ मालूम? मुझे ने उसे खत तो नहीं लिख दिया। जालपा ये नया दारू का मोटर चला रहा था। रमा ने बड़ी मित्रता के साथ कहा, सरदार साहब 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं जरा देवी दिन से एक बात कर लूं। नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी, लेकिन कुछ सोचकर उसे आगे बढ़ा दिया। रमा ने तेज होकर कहा, आप तो मुझे कैदी बनाए हुए हैं। नायब ने खिसिया कर कहा, आप तो जानते हैं डिप्टी साहब जितनी जल्दी जाने से बाहर हो जाते हैं। बगलेश पर पहुंचकर रमा सोचने लगा, जालपा से कैसे मिलूं? जालपा ने एक झलक देख ली, एक बार उसको देख लिया। वही बंगले के ऊपर जाकर उसको कैदी बढ़ा के रखा हुआ था। वहां पर जाने के बाद सोचता है मैं जालपा तो कलकत्ते पहुंच गई, लेकिन जालपा से किस प्रकार मिलो? वहां जालपा ही थी, उसमें अब कोई शुभा ना था। शुभा की शंका नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। जो औरत खड़ी थी वो औरत कौन थी? जालपा। आंखों को कैसे धोखा देता, हृदय में एक ज्वाला सी उठी हुई थी। क्या करूं, कैसे जाऊं? उसे कपड़े उतारने की सुध भी न थी। 15 मिनट तक वो कमरे के द्वार पर खड़ा रहा, कोई हिम्मत न सूझी। लाचार पलंग पर लेटा रहा। जरा ही देर में वो फिर उठा, सामने शहर में निकल आया। सड़क पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई। फाटक पर चौकीदार खड़ा था। रमा को
उस पर इस समय इतना क्रोध है कि गोली मार दे, चौकीदार को गोली मार देने को रोकने के लिए इतने प्रेम के बीच बातें खड़ा हुआ है। मगर मुझे कोई अच्छी जगह मिल गई तो एक से समझूंगा, तुम्हें तो डिसमिस करा के छोड़ूंगा। कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है, मुंह तो देखो जरा, मालूम होता है बकरी की दुम है। चौकीदार के मुंह को कह रहा है, ऐसा तो मुंह है जैसे बकरी की पूंछ है, दुम का मतलब चौकीदार पे गुस्सा आ रहा है। रमानाथ वहां से बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन चौकीदार सुरक्षा के लिए वहां पर खड़ा है गेट के लिए। तभी चौकीदार पे गुस्सा आ रहा है कि नौकरी लगती धमकी, मैं किससे पूछूंगा। और शकल देखो चौकीदार की, ऐसा मुंह है जैसे बकरी की पूंछ है। तो उसका मतलब क्या होता है, कैसी होती है वो मौसम में देखी होगी, नहीं घर पे जाके एक दिन देखना। अरे देखो वारे आपकी पगड़ी कोई टोकरी ढोने वाला कुल्ली है। पगड़ी देख के ऐसे कह रहा है जैसे कोई टोकरी ढोने वाला कुल्ली है। अभी कुत्ता भौंक पड़े तो वो दूर दबा कर भागेंगे, मगर यहाँ से ऐसे डट खड़े हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे यहाँ तो खड़े जैसे कोई किले के द्वार की रक्षा के लिए चौकीदार खड़ा है, वैसे वैसे खड़ा है। एक चौकीदार ने कहा, इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है, कुछ नए तवे मंगवाए हैं। रमा ने झल्ला कर कहा, मुझे इस वक्त फुर्सत नहीं है। फिर सोचने लगा, जाल पर यहाँ कैसे आई, अकेले ही आई है कोई और साथी है। पुलिस के सोचने के लिए समय नहीं है। बार बार दिमाग में कौन चल रही है उसके, रमानाथ के दिमाग में कौन चल रही भाई, जालपा उसकी नायिका कि यहाँ पर कैसे आ गई। जालपा कहाँ पर पहुंच गई थी, कलकत्ते किसके घर पे, देवी देव के घर पे पहुंच गई थी। रमानाथ के दिमाग में यही विचार आ रहा है जालपा का, कि जालपा यहाँ पहुंच कैसे गई, किस प्रकार पहुंची है, कौन लेकर आ गया, धुन चल रहा है। और बिल्लू कैसे गेट पे जाता है, गेट पे कौन खड़ा है, रमानाथ जहाँ पे चौकीदार, और मन मन चौकीदार को गालियां दे रहा है कि बस हो मेरे पास बंदूक हो तो क्या चला दो, गोली चला दो। फिर सोचने लगा, जालपा यहाँ कैसे अकेली आई है, कोई और साथी है। जालिम ने कुंडे से 1 मिनट भी बात न करने दी। जालिम शैतान, जालपा पूछेगी तो जरूर कि क्यों भागे थे, साफ साफ कर दूंगा उस समय, और कर ही क्या सकता था। क्यों भागे थे, कहां से भागे थे, घर छोड़ के भागे थे। पर इन थोड़े दिनों के कष्ट ने जीवन का प्रश्न तो हल कर दिया। अब आने से जिंदगी कटने की कोशिश करके उसी तरह अपना तबादला करवा लूंगा। ये सोचते सोचते रमा को ख्याल आया कि जालपा भी या मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है। बार वालों से मिलने की रोक टोक है, जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है। लेकिन इस वक्त इस प्रश्न को छेड़ना उचित नहीं था। कल ऐसे तय करूंगा। देवी देवी भी विचित्र जीव है, पहले तो कई बार आया पर आज उसने भी सन्नाटा खींच लिया। कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहले वाले कांस्टेबल से जालपा के आने की खबर मुझे देता। फिर मैं देखता हूँ कि कौन जालपा को नहीं आने देता। पहले इस तरह की क्या जरूरत थी, पर अब तो मेरी प्रतीक्षा पूरी हो चुकी है। शायद अब लोग उसी से राजी हो जाएंगे। रसोईया थाली लाया, मां से एक तरह का था। रमा थाली देखते ही जला गया। इन दिनों रुचिकर भोजन देखकर उसे भूख लगती थी। अब तक 4-5 प्रकार का मांस ना हो, चटनी अचार ना, उसकी तृप्ति ना होती थी। मांस खाने के लिए दिया जा रहा है। बिगड़कर बोला, क्या खाऊं तुम्हारा सिर, थाली उठा ले जाओ। रसोई ने डरते डरते कहा, हजूर इतनी जल्दी और चीजें कैसे बनाता, अभी कुल 2 घंटे तो आए हुए हैं। 2 घंटे तुम्हारे लिए थोड़े होते हैं। अब हुजूर से क्या कहूं, मत बको हुजूर, मत बको डैम। रसोई ने फिर कुछ कहा। बोतल लाया, बर्फ तोड़कर गिलास में डाली और पीछे हटकर खड़ा हो गया। रमा को इतना क्रोध आ रहा था कि रसोई को नौच का है। उसका मिजाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था। गुस्सा मिजाज का मतलब स्वभाव। शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हुआ। लाल लाल आंखों से देखकर बोला, चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकड़कर निकाल दो, अभी इसे दम तुमने समझा क्या है। शराब बोल रहा है उसके अंदर, नशेड़ी हो गया शराब का भी पुलिस में जाने के बाद। उसका क्रोध बढ़ता देखकर उसे चुपके से सरक गया। रमा ने गिलास लिया, 2-4 लम्हे खाकर बाहर शहर में टहलने लगा। ये धूल सवार थी, कैसे यहाँ से निकल जाऊं। एकाएक उसे जान पड़ा कि रात तार के बाद वृक्षों की आड़ में कोई है। हाँ, कोई खड़ा है, उसकी तरफ ताक रहा है, शायद इशारे से उसकी तरफ बुला रहा है। रमानाथ का दिल धड़कने लगा कि षड्यंत्रकारियों ने उसकी प्राण देने की तकलीफ ठानी है। यह शंका उसे सदैव बनी रहती है। इसी ख्याल से वह रात को बंगले से बाहर बहुत कम निकलता है। आत्मरक्षा के भाव से उसे अंदर चले आने की प्रेरणा की। इसी वक्त एक मोटर सड़क पर निकली। उसके प्रकाश में रमा ने देखा वो अंधेरी छाया स्त्री है। अंधेरी छाया के अंदर कौन है, स्त्री, जिसका उसी को इंतजार था।
उसकी साड़ी साफ नजर आ रही थी। फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह स्त्री उसकी ओर आ रही है। फिर उसे फिर शंका हुई कोई मर्द या वेश बदल कर मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा। छल यानी धोखा, यानी कोई पुरुष तो नहीं जो महिला के कपड़े पहन के आ गया मेरे साथ धोखा करने के लिए, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो जो जो पीछे हटता गया वह छाया उसकी ओर बढ़ती गई, यहाँ तक कि तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंकी। रमा चीख मारकर पीछे हट गया, मगर ये केवल लिफाफा था। उसे कुछ तस्कीन हुई, विश्वास हुआ। उसने फिर जो सामने देखा वो छाया अंधकार में विलीन हो गई। रमा ने पलक लपक कर लिफाफा उठा लिया। लपक कर क्या उठा लिया? लिफाफा उठा लिया। भय भी था और कुतूहल भी। भय कम था, कुतूहल अधिक। लिफाफे को देखकर, लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा। सिरनामा देखते उसके हृदय फुर्रियां सी उठने लगी। लिखावट जालपा की थी। उसने फौरन लिफाफा खोला। जालपा की लिखावट है। उसने एक ही सांस में पत्र पर डाला, तब एक लंबी सांस ली। उसी सांस के साथ चिंता का वो भीषण भार जिससे आज 6 महीने से उसकी आत्मा को दबा कर रखा था, वो सारी मनोव्यथा जो उसकी जीवन रक्त सोच रही थी, वो सारी दुर्बलता, लज्जा, ग्लानि मान उड़ गई, छूमंतर हो गई। इतनी स्फूर्ति, इतना गर्व, इतना आत्मविश्वास उसे कभी नहीं होता। जालपा का पत्र पढ़ने के बाद आत्मविश्वास, स्फूर्ति, सारी थकावट थी वो सब क्या होगी? गायब होगी। नायिका का पत्र पढ़ने के बाद पहली सनक ये सवार हुई, अभी चलकर दरोगा से कह दूं मुझे इस मुकदमे में कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर ख्याल आया बयान तो अब हो ही चुका है, जितना अपयश मिलना था मिल ही चुका है। अपयश बुराई, अब उसके फल से क्यों हाथ धो? मगर इन सब सबों ने मुझे कैसा चकमा दिया है और अभी तक बुगलाते में डाले हैं। बुगलाते कैद के अंदर सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं, मगर अभी तक असली बात मुझसे छिपाए हुए हैं। अभी भी उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अभी इस बात पर बयान बदल दूं तो आटेदार का भाव मालूम हो, यही नहीं होगा। मुझे कोई जगह न मिलेगी। भला से इन लोगों के मनसूबे तो खाक मिल जाएंगे। खाक यानी नष्ट हो जाएंगे। मनसूबे जो मन की भावना है वो नष्ट हो जाएगी। इस दगाबाजी की सजा मुझे मिल जाएगी और ये कुछ ना सही इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाऊंगा। ये सब शरारत जरूर करेंगे, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने के सिवा और कर ही क्या सकते हैं। अब मेरा यहाँ रहना साबित ही नहीं है तो मुझ पर दोष ही क्या लग सकता है। सबों के मुंह पे कालिक लग जाएगी, कालिक मुंह काले हो जाएंगे। सब यानी किसके लिए कह रहा है? पुलिस वालों के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है रमानाथ? पुलिस वालों के लिए कह रहा है कि झूठा ताना बाना गुना है, मेरी झूठी गवाही के लिए कह रहे हैं। मैं गवाही देने से मुकर जाऊं, मना कर दूं। मुंह तो दिखाया ना जाएगा, मुकदमा क्या चलेगा। मगर नहीं, इन्होंने मुझसे चाल चली है, मैं भी तो इनसे वही चाल चलूंगा, कर दूंगा। अगर मुझे आज कोई अच्छी जगह मिल जाएगी तो मैं साथ दूंगा, वरना साफ कर दूंगा। इस मामले से मेरा कोई संबंध नहीं है। नहीं तो पीछे से किसी छोटे मोटे थाने में नायब दरोगा बनाकर भेज दो, वहां सड़क करो लोगा इंस्पेक्टरी, और कल 10 बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए। वो चला इसी वक्त दरोगा से कह दो। लेकिन फिर रुक गया। एक बार जापा से मिलने के लिए उसके प्राण तड़प रहे थे। नायिका से मिलने के लिए मन लालायित हो रहा है। उसके प्रति इतना अनुराग प्रेम, इतनी श्रद्धा उसे कभी नहीं हुई। मानो वह कोई देवी शक्ति हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो। 10 बज गए थे। रमानाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आकर जोर से किवाड़ बंद कर दिया। जैसे पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवाड़ बंद करके सो रहे हैं। वो अंधेरे बरामदे में 1 मिनट खड़ा रहा, तब आहिस्ता से उतरा और कांटेदार फेंसिंग के पास आकर खोजने लगा। उसे पार कैसे जाऊं? कांटेदार फेंसिंग जेल की 4 दीवारी के बाद फेंसिंग कहते हैं तारबंदी को। फेंसिंग किसको कहते हैं? तारबंदी को। कांटेदार फेंसिंग गोल गोल वाली तारबंदी लगी होती है। ये तार होती है, उसको गोल गोल घुमा के खेत के लगाते ना तार कांटे वाली, वही तार को ज्यादा गोल गोल घुमा के पुलिस 4 दीवारी होती है उसके चारों ओर लगा दिया। बॉर्डर पे लगी होती है। शायद अभी जालपा बगीचे में हो, देवी दिन जरूर उसके साथ होगा। केवल यही तार उसकी सजा रोके हुए था। उसे फांस जाना असंभव था। उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चय किया। अपने सब कपड़े समेटे और कांटों को बचाता हुआ सिर और कंधे को तार के बीच में डाला, पर न जाने कैसे कपड़े फंस गए। उसने हाथ से कपड़े को छुड़ाना चाहा तो आस्तीन कांटों में फंस गई। धोती भी उलझी हुई थी। बेचारा इस बड़े संकट में पड़ा, न इस पार जा सकता था न उस पार। जरा भी असावधानी हुई कांटे उसके देह में चुभ जाएंगे। मगर इसी वक्त उसने कपड़ों की परवाह न की। उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़ों में लंबा चीरा लगा था, वो उस पार निकल गया। सारे कपड़े तार तार हो गए। पेट में कुछ खरोंचे लगी, पर इस समय कोई बंदूक का निशाना बांध कर भी उसके सामने खड़ा हो जाता था वो तो भी वो पीछे न हटता। बंदूक लेके भी खड़ा हो जाता तो पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि रमानाथ को किससे मिलना था? नायिका से मिलने पे लाला कांटों की तार बंदी भी भाग के निकल गए। दूसरे पट के पीछे पीठ में कुछ खरोंचे आई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फटे हुए कुर्ते को अपने
उसने वहीं फेंक दिया। गले की चादर पड़ जाने पर भी काम दे सकती है। उसे उसने फोड़ दिया, धोती समेट लिया, बगीचे में घूमने लगा। सन्नाटा था, शायद रखवाला खट्टी खाने खाने गए हुए थे। उसने 2-3 बार धीरे धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा, भी किसी की आहट न थी, आवाज नहीं थी। पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला न छोड़ा। उसने एक पेड़ के नीचे जाकर देखा, समझ गया जालपा चली गई। वो उन्हीं पैरों धीरे धीरे घर की ओर चला। उसे जरा भी शौक न था, शौक यंत्र नहीं था। भला से किसी को मालूम हो जाए कि बंगले से निकल आया हूं, पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है। मैं कहती नहीं, गुलामी नहीं लिखाई है, मैं कहती नहीं हूँ, कोई गुलाम भी नहीं हूँ, पुलिस मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आधी रात हो गई। देवी दिन भी आधे घंटे पहले लौटा था और खाना खाने जा रहा था। एक नंगे धड़क आदमी को देखकर चौंक पड़ा। रमा ने चादर सिर पर मान रखी थी, देवी दिन को डराना चाहता था। देवी दिन ने सशंक होकर कहा, कौन? सहसा पहचान गया, झपट कर उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला, तुमने तो भैया खूब भेष बनाया, कपड़े क्या हुए? रमाना तार से निकल रहा था, सब उसके कांटों में उलझकर फट गए। देवी दिन राम राम ने में तो कांटे नहीं चुभे थे, यानी शरीर देख इसको कहते शरीर में तो कोई कांटे नहीं चुभे गया। रमानाथ कुछ नहीं, 2-1 खरोच लग गए हैं, मैं बहुत बचा कर निकला। देवी दिन वो भी चिट्ठी मिल गई ना। रमानाथ हाँ, उसी को मिल गई थी। क्या वो भी तुम्हारे साथ थी? देवी दिन वो मेरे साथ नहीं थी, मैं उसके साथ था। जब से तुम्हें मोटर पर आते देखा, तभी से जाने लगे हुई थी। रमानाथ तुमने कोई खत लिखा था? देवी दिन मैंने कोई खत पत्र नहीं लिखा है भैया। जब वो आई तो मुझे आप ही अचंभा हुआ कि बिना जाने मुझे कैसे आ गई। पीछे से उन्होंने बताया वो शतरंज वाला नक्शा उन्होंने प्रयाग में भेजा था और इनाम भी मैं से आया था, जिसको 50 रुपए इनाम मिले थे। रमानाथ को वो नक्शा किसने भेजा था? जालपा ने भेजा था और 50 रुपए इनाम भी जालपा ने भेजे थे, उसका एड्रेस पता प्राप्त करने के लिए। नायिका के नायक से मिलने के तरीके हैं कई प्रकार के। रमा की आंखें फैल गई। जालपा के चतुराई ने उसमें विस्मय में डाल दिया, जिसमें आश्चर्य में डाल दिया। कितनी भी चतुर हो सकती है जालपा के। उसके साथ ही पराजय के भाव ने उसे खिन्न कर दिया। जहां भी उसकी हार हुई, इस बुरी तरह गुड़िया ऊपर गई हुई थी। देवी दिन ने जीने के पास आकर कहा, जीने सीढ़ियों को कहते हैं। अरे क्या करती, बहू से कह दो एक आदमी उनसे मिलने आया है। ये कहकर देवी दिन ने फिर रमा का हाथ पकड़ लिया और बोला, चलो अब सरकार में तुम्हारी कैसी होगी। सरकार किसको कह रहा है? जालपा को कह रहा है, सरकार के अंदर तुम्हारी कैसी होगी। बहुत भागे थे, बिना वारंट के पकड़े गई। नायिका से बहुत बच के भाग ली, लेकिन पीछे छोड़ने वाले को भी नहीं। घर छोड़ दिया, बाहर आ गई। 3-4 महीनों के बाद, 5-6 महीने के बाद पीछे आ गई। चला के दिमाग लगा के नक्शा अखबार में छुपा के आखिर उसके पास मिलने के लिए आएगी। इतनी आसानी से पुलिस भी न पकड़ सकती है, यानी कितना दिमाग लगाया। देख लो, घर से बिना कुछ कहीं भागा था बंदा, किसी प्रकार का आता पता नहीं, लेकिन उसने अपने दिमाग की चतुराई के द्वारा अखबार में नक्शा छुपा कर एड्रेस मालूम कर लिया। एड्रेस के पीछे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दे रहा है। देखो भाई, रमा का मनोल्लास द्रवित हो गया, लज्जा से गला जाता था, शर्म के मारे मर रहा था, नजर से कट जाता। जालपा के प्रश्नों का उसके पास क्या जवाब था? जिस भय से वो भागा था, उसने अंत में उसका पीछा करके उसे परास्त कर दिया। वो जालपा के सामने सीधी आंखें भी तो न कर सकता था, सीधी आंख से आंख मिला के बात भी नहीं कर सकता। उसने हाथ छुड़ा लिया और जीने के पास छिटक गया। शर्माने लग गया, जीने सीढ़ियों पर थे। देवी दिन ने पूछा, क्यों रुक गई? रमा ने सर झुकाते हुए कहा, चलो मैं आता हूँ। गुड़िया ने ऊपर ही से कहा, पूछो कौन आदमी है, कहाँ से आया है? देवी दिन ने विनोद किया, कहता है मैं तो कुछ कहूंगा, बहू से कहूंगा, कोई चिट्ठी लाया है? नहीं। सन्नाटा हो गया। देवी दिन ने एक क्षण के बाद पूछा, कर दो लौट जाए? जालपा जीने पर आकर बोली, कौन आदमी है? पूछती तो है, कहता है बड़ी दूर से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? बड़ी दूर से आया हूँ। है कहाँ? ये क्या खड़ा है? अच्छा बुला लो। रमा चादर ओढ़े, कुछ झिझकता, कुछ झेपता, कुछ डरता जीने पर चढ़ा। जीने सीधे को कहते हैं। जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया, तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। देवी दिन वहां न होता तो वो 2 कदम और आगे बढ़ी होती। उसकी आंखों में भी इतना नशा न था, मुंह में भी इतनी चपलता न थी, कपोल भी इतने न दबके हुए थे, हृदय भी कभी इतना मृदु कंपन न हुआ। आज उसकी तपस्या सफल हुई। किसकी तपस्या सफल हुई है? नायक की खोज में 5-6 महीने से ढूंढती फिर रही थी, आखिर नायक उसको मिल गया।
वियोगियों के मिलन की रात, बटुइयों के पड़ाव की रात थे, जो बातों में कट जाती है। रमा और जालपा दोनों को अपने 6 महीने की कथा कहनी थी। दोनों 6 महीने के लिए अपनी कथा कह रहे हैं, नायक और नायिका। रमा ने अपने गौरव बढ़ाने के लिए अपने कष्टों को खूब बड़ा कर बयान किया। अपना गुणगान करने के लिए कौन कौन से कष्ट सहे उनको बड़ा के बयान कर रहा, बड़ा के बता रहा है। जालपा ने अपनी कथा कष्टों की चर्चा तक न आने दी। वो डरती थी इन्हें दुख होगा, लेकिन रमा को सुखलासा में विशेष आनंद आ रहा था। वह क्यों भागा, किस लिए भागा, कैसे भागा, ये सारी कथा उसने करुण शब्दों में कही और जालपा ने सिसक कर सुनी। वो अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था। अब तक सभी बातों में उसे प्राप्त होना पड़ा था। जो बात उसे अशुद्ध मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिखाया। शतरंज वाली बात को वो खूब नमक मिर्च लगाकर बयान कर सकता था, लेकिन यहाँ भी जालपा इसे नीचा दिखाया। यानी हर क्षेत्र में जालपा अव्वल है और जमाना नीचा दिखाई दे रहा है, हारता हुआ कुछ हो रहा है। फिर उसकी कीर्ति लालसा को उसके सिवा और क्या उपाय थे कि अपने कष्टों की राई को पर्वत बनाकर दिखाए। जालपा ने शिक्षक कर कहा, तुमने ये सारी आफतें झेली पर हमें एक पत्र न लिखा, क्यों लिखते? हमसे नाता ही क्या था, नाता ही रिश्ता, यानी हमारे पत्र भी क्यों लिखते? हमसे कोई रिश्ता भी ना था। मुझे देखे ही प्रीति थी, आंखें ओठ पाड़ ओठ, देखते कि मुझे देखते प्रेम लगाव की बात कर रहे थे, आंखों से चली गई तो प्रेम सारा भी गायब हो गया। रमा ने हसर से कहा, ये बात नहीं थी। जालपा दिल पर कुछ और गुजरती थी, दिल ही जानता है, लेकिन लिखने का मुंह भी तो जब मुंह छिपाकर घर से भागा तो उसकी विपत्ति कथा कैसे लिखने बैठता। रमानाथ कहता है कि मुंह छिपा के घर से भागा, अब कौन से मुंह से मैं वो कथा लिखने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। मैंने तो सोच ही लिया था कि जब तक खूब रुपए न कमा लूंगा एक शब्द भी न लिखूंगा। रुपए की लालसा रमानाथ के मन में लगी हुई, खूब रुपए नहीं कमा लूंगा तब तक एक शब्द भी नहीं लिखूंगा। ऐसा कौन सा विचार कर लेता है? रमानाथ। जालपा ने आंसू भरी आंखों में रंगे भरकर कहा, ठीक ही था, रुपए आदमी से ज्यादा प्यारे होते ही हैं। हम तो रुपए के यार है। तुम चाहे चोरी करो, डाका मारो, जाली नोट बनाओ, जाली नकली नोट कहते हैं, झूठी गवाही दो या भीख मांगो, किसी उपाय से रुपए लाओ। तुमने हमारे स्वभाव को कितना ठीक समझा है। वाह, गोसाई जी भी तो कहते हैं, स्वार्थ लाई करी सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि सब लोग स्वार्थ की प्रीति प्रेम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ की कोई प्रेम नहीं करता। रमा ने जयते हुए कहा, नहीं प्रिय, ये बात नहीं थी। मैं यही सोचता था कि पटियाला जाऊंगा कैसे। सच कहता हूँ, मुझे सबसे ज्यादा डर तुम्ही से लगता था। नायक को सबसे ज्यादा डर किससे लग रहा है? जालपा से, अपनी पत्नी से सबसे ज्यादा। ऐसी डरावनी पत्नी नहीं होनी चाहिए किसी की। तो मुझे कितनी कपटी झूठा कायर समझ रही होगी। शायद मेरे मन में ये भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुम्हारा हृदय तो कुछ नरम होगा। जालपा ने व्यथित कंठ से कहा, मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं। आज मालूम हो गया तो मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थी, कितनी लोभी समझते हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सरासर मेरा दोष है। अब वो दोष लड़के का था या लड़की का था? भाई दोनों का। दोष किसका था? लड़के का था, लड़की का था? लड़की का था। लड़के के लड़के का था, दोष लड़के का भी था भाई। लड़की बदमाश थी। लड़की बदमाश थी। नहीं सर, वो बदमाश नहीं। मैं कह रहा हूँ दोष लड़के का ही था, दिखावे की जिंदगी ज्यादातर वही थी। और दूसरा, उसके सामने हकीकत बयान नहीं कर रहा था, सच बोल देता तो वो वास्तविक के सत्य उसके सामने नहीं रख रहा था, केवल दिखावे की जिंदगी बार उसको दिखावा दे रहा था। लड़की देखते भी बस उसको परेशान कर रही है, इसलिए वो दिखावा कर रहा है। परेशान कर रही है। दोष दिखावे की जिंदगी उसने खुद ही जीने शुरू कर देना शुरू किया। अगर हकीकत बता देता, जिंदगी में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों पक्ष जीवन साथी बनने, लेकिन प्रेमचंद जी कहना चाहते हैं दिखावे की जिंदगी ना तो लड़के को देनी चाहिए ना लड़के को। साधारण सरल सी बात स्पष्ट शब्दों में कह देनी चाहिए तो जीवन का तालमेल बना रहने तो जालपा रमानाथ नहीं बनना पड़ेगा। देखो भाई, मैं शायद अरे बड़े किस्म की बात है, कर तो सकते हैं, क्या पता आएगी नहीं आएगी, कोई जालपा जीवन के अंदर ही है क्या? कामयाब बनना सब कुछ आएगी। मैं शायद उसी थैली को हाथ से न छूती भी नहीं। जालपा कह रही कि रुपए की थैली भी लेकर आ जाते तो मैं उसे हाथ से छूती भी नहीं। प्रत्येक लड़की यही आकांक्षा लेके प्रणय सूत्र में मत दिए आने वाला नायक है
पैसों के अंबार लगा देंगे, घूमेंगे फिरेंगे, यश करेंगे, मौज शौक पूरी करेंगे, ये सब की रहती। और उसी मौज शौक में कर्ज करके तले दब गया और ये स्थिति देखनी पड़ी, घर से भागना भी पड़ा, फटे हाल, जिसको हमेशा रोजाना नई नई ड्रेसें पहनता था, मांग करे, आज ऐसी स्थिति आ गई है, कपड़े भी नहीं है तन पे, केवल धोती से एक शरीर ढका हुआ। आज मालूम हो गया वो ही फटी हुई, आज मालूम हो गया मुझे कितनी नीच, कितनी स्वार्थी, कितनी लोभी समझते हो। इससे तुम्हारा कोई दोष नहीं, सरासर मेरा दोष है। अगर मैं भली होती तो आज ये दिन ही क्यों आते। जो पुरुष 30-40 रुपए महीने का नौकर हो, उसकी स्त्री अगर 2,000 रुपए रोज खर्च करके 2,000 के गहने पहनने की नीयत रखे तो अपनी तबाही का सामना कर रही है। यानी नौकर कितने रुपए का था? 15 रुपए का। कितना रुपए का नौकर था? 15 रुपए का। लेकिन उसने झूठ बोला, महीने के कितने रुपए आ रहे हैं? 40। नौकर था 15 रुपए का। कितने रुपए का? 15 रुपए का। लेकिन रमानाथ को कितने बचाए? 40। झूठ कौन बोल रहा है? तो दिखावा कर करके अपना खुद का ही गला घोट रहा है, अपने लिए सर्वनाश का कारण, विनाश का कारण भी कौन बन रहा है? दिखावे की जिंदगी खुद के लिए विनाश बन जाती है। ये चीज समझाना चाहते हैं प्रेमचंद। ठीक, आगे देखो। मगर टाइम हो गया क्या? 6 मिनट। हाँ ठीक है। अगर तुमने मुझे इतना धन दौलत समझा तो कोई अन्याय नहीं किया, मगर एक बार जिसमें आग लग चुकी है उसमें ना कूदूंगी। यानी महिलाओं के लिए तो ये वरदान होता है कि धन संपत्ति जोड़ने का भगवान ने उसको वरदान दिया है। घर बार चलाने का, धन संपत्ति जोड़ने का काम कौन करती है? महिला। लेकिन पुरुष को हकीकत चीजें बता देनी चाहिए कि मेरा सामर्थ्य नहीं है, मैं अमुक चीजें ला सकूं। इन महीनों में मैंने पापों का कुछ प्रायश्चित किया है और मेरा शेष जीवन के अंत समय तक करूंगी। ये मैं नहीं कहूंगी कि भोग विलास से मेरा जी भर गया या गहने कपड़े से उग गए हो या शहर तमाशे से मुझे घृणा होगी। यह सब अभिलाषाएं ज्यों की त्यों हैं। लेकिन नायिका यहाँ पे सच बोलती है कि मन की जो अभिलाषा है वो ज्यों की त्यों है, जैसे कि जैसे मन के अंदर बड़ी हुई है। अगर तुम अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से, अपने सदुपयोग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना। लेकिन नियत खोटी करके, आत्मा को कलुषित करके 1 लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी। जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवाह बन गए हो, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुम्हारे बंगले तक गई। यानी जालपा कहते हैं कि उस समय मुझे ज्यादा दुख हो गया, तुम किसके गवाह बन गए हो? पुलिस के गवाह बन गए हो। देवी जी को साथ लेके उसके बंगले तक भी गई, लेकिन मिलने का कोई मौका नहीं मिला था। मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए और आज लौटे हो। मैं इतने आदमियों का खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती। तुम अदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी है, मेरा इस मामले में कोई संबंध नहीं है। जो गवाही दे रहा है उसे इनकार करना चाह रही है, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। रमा ने चिंतित होकर कहा, जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूँ। एक बात कहकर ऊपर जाने का साहस मुझ में नहीं है, एक बात कहकर मना करने का, हट देने का, उसमें साहस मेरे के अंदर नहीं है। बयान तो बदलना ही पड़ेगा, आखिर कैसे। जालपा कहते हैं कि बयान अपना बदलना ही पड़ेगा, आखिर कैसे बदलो। मुश्किल क्या है, जब तुम्हें मालूम हो गया कि म्युनिसिपैलिटी तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती तो फिर किस बात का डर ना हो। जय भी तो कोई चीज है, जिस मुंह से एक बात कही उसी मुंह से मुकर जाऊं, ये तो मुझसे ना होगा। समानार्थ कहता है कि जिस बात कही है उसे मैं मुकर जाऊं, ये मेरे से नहीं होगा। फिर मुझे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, आराम की जिंदगी बसर होगी। मुझ में गली ठोकर खाने का बूता नहीं है, सांस नहीं है। जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मात्रा कितनी अधिक होती है। रमा ने धृष्टता से कहा, और कुछ मेरी गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता है। मैं बदल भी जाऊं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खड़ा कर देगी। अपराधियों की जान तो किसी तरह नहीं बच सकती है। मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा। जालपा ने चोरी चला कर कहा, कैसी बेशर्मी की बातें करते हो जी।
चोरी चढ़ाकर तीखे गुस्से होकर कहा, क्या तुम इतने गए पीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो? मैं इसे नहीं सह सकती। मुझे मजदूरी करना, भूखों मर जाना मंजूर है। बड़ी से बड़ी विपत्ति जो संसार में है सिर पर ले सकती हूँ, लेकिन किसी का अनबल करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती। रमाश आदर्श वहां से चढ़कर बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं यहाँ कुलीगिरी करूं? कुलीगिरी मुझे दो, जाल पर नहीं। मैं ये नहीं चाहती, लेकिन कुलीगिरी भी करनी पड़े तो वो कौन से तरह रोटियां खाने से बच करे। यानी जाल पर कहनी चाहती कि मेहनत की कमाई सर्वश्रेष्ठ है। मैं किसी भ्रष्टाचार से, बेईमानी की कमाई से गुजारा नहीं चलाना चाहती। चाहे खून पसीने की कमाई हो वो भी अच्छी है, भ्रष्टाचार की मुफ्त की रोटियां मैं नहीं खानी चाहती। रमा ने साथ भाव से कहा, जालपा मुझे जितना नीच समझती हो मैं उतना नीच नहीं हूँ। बुरी बात सभी को लगती है, इसका दुख मुझे भी है। मेरे हाथों कितने आदमियों को खून हो रहा है, केवल परिस्थितियों ने मुझे लाचार कर दिया है। मुझ में अब ठोकरे खाने की शक्ति नहीं है, ना मैं पुलिस की रार मोल ले सकता हूँ। दुनिया में अभी थोड़े ही आदर्श पर चलते हैं। मुझे क्यों उस ऊंचाई पर चलाना चाहती हो जहाँ पहुंचने की शक्ति मुझ में नहीं है? देखो क्या होता है, एक्स बढ़ेंगे।